गुड मॉर्निंग, हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। डेली करंट अफेयर्स प्लस पीआईबी के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज है 4 जनवरी और इस वीडियो के अंदर 4 जनवरी की कंपटीशन के लिहाज से जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उसको कवर करने वाले हैं। ये आज की महत्वपूर्ण सुर्खियाँ। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सावित्रीबाई फुले के बारे में बात करते हैं। ये क्यों न्यूज़ के अंदर है? क्योंकि 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले को देश भर के अंदर श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी और ये एक प्रख्यात समाजसेवी और भारत में महिला शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाली प्रारंभिक आधुनिक नारी महिलाओं में से एक थी। तो ये फैक्ट भी आप याद रखें। और इसी दिन यानी 3 जनवरी को महाराष्ट्र में सावित्रीबाई फुले को सम्मान देने के लिए बालिका दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि ये महाराष्ट्र से आते थे और इन्होंने 1848 के अंदर, ये फैक्ट आप याद रख लीजिए, 1848 में देश में लड़कियों के लिए पुणे के भिंडेवाड़ा के अंदर पहला विद्यालय की स्थापना की गई थी। आधुनिक बालिका विद्यालय की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? सबसे पहले सावित्रीबाई फुले के द्वारा। कहाँ पे? पुणे के अंदर। और कब? 1848 में। इन्होंने मराठी काव्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया था, इसीलिए इनको आधुनिक मराठी काव्य की अग्रदूत भी माना जाता है। लेकिन इनकी मृत्यु जब 1897 में प्लेग वगैरह की वजह से, खासतौर से जो पुणे और मुंबई के अंदर प्लेग का प्रकोप बहुत ज़्यादा था 1897 में, और इनकी मृत्यु भी प्लेग के कारण हो गई थी। तो ये चीज़ भी आप याद रखना दोस्तों। ये सावित्रीबाई फुले एक समाज सुधारक थी, साथ में महिला को शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया था। उस टाइम महिलाओं को, खासतौर से बालिकाओं को शिक्षा के लिए बाहर भेजना, घर से बाहर, तो वो एक कलंक माना जाता था। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा विरोध वगैरह भी किया था। पुरुष प्रधान समाज है उसका विरोध किया था और बाल विवाह का विरोध किया था इन्होंने, क्योंकि इनकी शादी भी छोटी उम्र के अंदर ज्योतिबा फुले के साथ में हो गई थी। और ये भी महत्वपूर्ण समाज सुधारक थे ज्योतिबा फुले। इनके द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की गई थी? 1873 के अंदर। कहाँ पे? पुणे के अंदर। तो पुणे के अंदर सत्यशोधक की समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले के द्वारा। इन्होंने खासतौर से जो ऐसी कम्युनिटी के समुदाय, ब्राह्मणवाद हो गया, जो समाज के दबे कुचे लोग हैं, उनका उत्थान करने के लिए इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया था। और उनकी एक बुक वगैरह भी है जो याद रखना आप, गुलामगिरी पुस्तक किसकी थी? तो ज्योतिबा फुले की। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लिए ज्योतिबा फुले एक प्रेरणा स्रोत के रूप में भी थे। अगला दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच में एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है। त्रिकोमाली तेल टैंक फॉर्म को लेके एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है। हाल ही के अंदर श्रीलंका ने घोषणा की है कि इंडियन ऑयल, जो भारतीय कंपनी है, उसको सब्सिडरी के तौर पे त्रिकोमाली ऑयल टैंक फॉर्म के अंदर संयुक्त रूप से 49% यानी 49% हिस्सेदारी है, वो भारत की इंडियन ऑयल कंपनी है, उसको दी गई है श्रीलंका के द्वारा। और 51% हिस्सेदारी श्रीलंका अपने पास रखेगा। किसके अंदर? त्रिकोमाली ऑयल टैंक फॉर्म के अंदर। हालांकि ये एक ऐतिहासिक समझौता था। यानी क्यों? क्योंकि ये एक तरह से पुराना सौदा था। 35 साल हो गए इस समझौते को लेके बातचीत करते हुए, क्योंकि सबसे पहले 29 जुलाई 1987 को भारत और श्रीलंका के बीच में एक समझौता हुआ था, जिसको राजीव गांधी जयवर्तने पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। उस टाइम बात की गई थी त्रिकोमाली की जो टैंक फॉर्म है, इसको संयुक्त रूप से भारत और श्रीलंका के द्वारा विकसित किया जाए। लेकिन इस प्रोजेक्ट पे, इस समझौते पर आगे बात नहीं बढ़ पाई थी, लेकिन अभी श्रीलंका के द्वारा स्वीकार किया गया है। ये देख सकते हो आप, जिसमें राजीव गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति JR जयवर्धने 29 जुलाई 1987 को भारत और श्रीलंका के बीच में एक ऐतिहासिक समझौता हुआ था, जिसमें त्रिकोमाली तेल टैंक फॉर्म के साथ साथ इसमें कुछ जो समझौता था, उस टाइम श्रीलंका के अंदर गृह युद्ध चल रहा था। जो CL कम्युनिटी है और जो तमिल समुदाय है, उनके बीच में, तमिल समुदाय एक अल्पसंख्यक समुदाय है श्रीलंका के अंदर, और इनके बीच में एक गृह युद्ध चल रहा था, सिविल वॉर चल रहा था। और इसी को ख़त्म करने को लेके राजीव गांधी, भारत और श्रीलंका के बीच में ये 1987 के अंदर समझौता हुआ था। और इसी समझौते के आधार पे भारत के द्वारा मिलिट्री असिस्टेंट यानी सैनिक सहायता भारतीय सेना को भेजने के लिए भी राजीव गांधी राजी हुए थे, इसी समझौते के आधार पे। ठीक है। और
इस समझौते में साथ साथ में जो तमिल समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय है, उनके लिए कुछ विशेष संविधान के अंदर प्रोविज़न करने के लिए, उनको अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा करने के लिए संविधान के अंदर संशोधन करने को लेकर भी श्रीलंका के साथ में इस समझौते के अंदर बातचीत वगैरह हुई थी। तो आइए दोस्तों आगे थोड़ा कुछ और जानते हैं। ये मैप के अंदर आप देख सकते हो, त्रिकमोली आप कहाँ दिख रहा है आपको, ये बंगाल की खाड़ी है, ये पूरा पूरा श्रीलंका है, और इसमें ये त्रिकमोली है जो यहाँ पे मुख्य तौर पे तमिल कम्युनिटी, तमिल समुदाय है, और लिट्ठे वगैरह यहीं पे एक्टिव था उस टाइम। तो त्रिकमोली यहाँ पड़ता है, और इस क्षेत्र का विकास करने के लिए ये समझौता 1987 के अंदर हुआ था, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ पाया था। ये हबनटोटा है जहाँ पे चाइना के द्वारा इस प्रोजेक्ट पे, ये पहले भारत के द्वारा विकसित किया जाना था, फिर क्या कि चाइना ने क्या कि इस प्रोजेक्ट, इसमें इस पोर्ट में लगभग क्या कि 99% हिस्सेदारी है वो चाइना की है। चाइना का लगभग ये पोर्ट हो चुका है। और ये त्रिकमोली के साथ में आप ये कोलंबो, ये गाले स्टेडियम, यहाँ पे श्रीलंका का महत्वपूर्ण स्टेडियम है गाले स्टेडियम, ठीक है। तो ये कुछ क्षेत्र है, गल्फ ऑफ मन्नार, यहाँ ये पाक जल संधि है जिससे भारत और क्या कि श्रीलंका दोनों अलग होते हैं, साथ में बंगाल की खाड़ी और गल्फ ऑफ मन्नार को जोड़ते हैं, न कि अरब सागर को। ये याद रखना आप, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को कौन जोड़ता है, तो पाक जल स्ट्रेट, ठीक है। ये भारत के लिए सौदा क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों जो त्रिकमोली तेल टैंक फॉर्म है उसमें लगभग 1 मिलियन टन की क्षमता, भंडारण की क्षमता है लगभग, जिसमें भारत के जो इंडियन ऑयल है उसकी 49% के आसपास हिस्सेदारी है। तो उस टैंक फॉर्म के अंदर लगभग स्टोरेज जो कैपेसिटी है वो 1 मिलियन के आसपास है, और जो कि श्रीलंका के अंदर इतनी डिमांड भी नहीं है। तो एक्स्ट्रा ऑयल के तौर पे हैं वो, खासतौर से भारत को क्या कि जो छोटे जहाज वगैरह है उनमें ईंधन भरने के काम आएगा, क्योंकि श्रीलंका की डिमांड की तुलना में ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी है इसकी। और तो एक्स्ट्रा के तौर पर क्या है कि भारत को क्या है कि भारत के जो छोटे जहाज वगैरह हैं उनको ईंधन भरने के काम आएगा। इसके अलावा ये हिंद महासागर के अंदर एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन, आपने देखा होगा बंगाल की खाड़ी के अंदर त्रिकमोली एक महत्वपूर्ण सामरिक स्थान है। और साथ में त्रिकमोली चेन्नई से एकदम निकटतम बंदरगाह है, क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी में इस साइड में स्थित है, और चेन्नई का जो पोर्ट है वो भारत का बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो चेन्नई का एक निकटतम बंदरगाह है। इसके साथ में क्या कि चाइना को क्या कि संतुलित करने के लिए, क्योंकि चाइना के द्वारा ऑलरेडी श्रीलंका के अंदर बहुत सारी जो भी अवसंरचनात्मक परियोजना वगैरह है उसमें ज़्यादातर निवेश वगैरह कर रहा है। तो इसलिए चाइना को संतुलित करने के लिए ये समझौता आगे बढ़ना भारत के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी था। आइए दोस्तों, ये आप देख सकते हो राजीव जयवर्तने समझौता कब हुआ था, 1987 के अंदर। गृह युद्ध वगैरह इसमें समाप्त करना था, जिसके बारे में पढ़ लिया। इसके अलावा जो भारतीय तमिल जो लोग हैं उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए भी श्रीलंका को मनाया गया था भारत को। अगला दोस्तों 8 कोर इंडस्ट्रीज के बारे में बात करते हैं। ये क्यों न्यूज़ के अंदर है, क्योंकि जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं उनका उत्पादन नवंबर महीने में वो 3.1% यानी 3.1% के आसपास गिरावट आई है इसके अंदर। तो ये जो रिपोर्ट वगैरह है, महीने के जो आंकड़े वगैरह, डाटा वगैरह है, वो भारत के अंदर कम आर्थिक वृद्धि की ओर इशारा कर रहा है दोस्तों। 8 कोर सेक्टर कौन कौन से हैं? सबसे पहले कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट एंड बिजली। तो ये 8 कोर इंडस्ट्रीज है जिनका क्रम वगैरह याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि सबसे ज़्यादा भारांश किसका है, रिफाइनरी प्रोडक्ट का लगभग 28% के आसपास है। तो ये याद रखना। सेकंड नंबर पे बिजली आती है, और थर्ड नंबर पे स्टील। इनके टॉप और बॉटम पे क्या है, उर्वरक है, इनका लगभग 3% के आसपास है दोस्तों। तो ये आप क्रम वगैरह है 8 कोर उद्योगों का वो याद रखिए। सबसे पहले रिफाइनरी उत्पाद, फिर बिजली, फिर स्टील, फिर कोयला, फिर कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस, सीमेंट और उर्वरक लास्ट में, ठीक है। 8 कोर इंडस्ट्रीज का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है, उसमें जो हिस्सेदारी है या भारांश है, जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक एक अलग सूचकांक है जिसमें 8 कोर उद्योगों का जो योगदान है वो 40.27% है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखना, ठीक है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के बारे में बात कर लेते हैं। ये सूचकांक IIP सूचकांक, ठीक है, ये एक निश्चित अवधि के अंदर मासिक तौर पे जारी किया जाता है। निश्चित महीने के अंदर जो औद्योगिक उत्पादन है उसकी मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ इसको मापने के लिए
औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है वो जारी किया जाता है। ये किसके द्वारा मापा जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, CSO के द्वारा, जो सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय है उनके अंतर्गत आता है। MOSPI इस मंत्रालय के अंतर्गत आता है CSO। उसके द्वारा हर महीने औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है वो जारी किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से खनन क्षेत्र, विनिर्माण और बिजली, ये 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। इनका औद्योगिक उत्पादन है वो मूल्यांकन किया जाता है, मापन किया जाता है। इसका आधार वर्ष क्या है IIP का? आधार वर्ष याद रखिए दोस्तों, 2011-12 ये इसका आधार वर्ष है। ठीक है, अब अगली न्यूज के बारे में बात करते हैं। केरल के अंदर 2 नई प्रजाति की खोज की गई है। कौन कौन सी? शोधकर्ताओं के द्वारा तिरुवनंतपुरम और वायनाड जिला है, वहाँ पे जैव विविधता से संपन्न पश्चिम जो घाट है उसमें 2 नई प्रजाति की खोज की गई है। ये 2 प्रजाति है, एक तो आपको इजी दिख जाएगा थोड़ा सा, एक तो क्या है कि फिम्ब्री स्टिलिस सुनीली ये है प्रजाति, दूसरा है नेनोटिस प्रभुई। ये 2 नई प्रजातियों की खोज पश्चिम घाट के अंदर, केरल के अंदर की गई है। तो ये चीज़ आप याद रखना, केरल के अंदर 2 नई प्रजाति की खोज की गई है, नेनोटिस प्रभुई और फिम्ब्री स्टिलिस सुनीली। ये आप इंग्लिश के अंदर भी इनका नाम देख सकते हो। इनकी खोज कहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखिए केरल के अंदर, ये पोनुमुड़ी पहाड़ियों के अंदर हुई है। और इसका क्या है कि चेम्बरा जो पीक घास का मैदान है वहाँ पे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप 2 प्रजाति है उसकी खोज हुई है। और ये देख सकते हो आप दोनों प्रजाति, एक तो ये प्रजाति, ये दो केरल के अंदर नई प्रजाति की खोज हुई। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, एक कल क्या है कि एक न्यूज रह गई थी, GST काउंसिल की जो बैठक हुई थी उसमें कपड़ा क्षेत्र है उसको राहत दी गई थी, जिसके बारे में देख लेते हैं। पहले क्या था कि 1 जनवरी 2022 से जो कपड़ा क्षेत्र है उस पर GST है वो 5% से बढ़ाकर 12% जो किया था वो लागू होने वाला था, निर्णय लिया गया था बैठक के अंदर। लेकिन उसको GST काउंसिल की जो बैठक हुई थी हाल के अंदर, उसमें ये जो दर बढ़ाने का जो फैसला था उसको रोक दिया था। तो ये कपड़ा क्षेत्र को लगातार क्या कि डिमांड कर रहे थे कि कपड़ा क्षेत्र के अंदर क्या है कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है और आप GST बढ़ा के 12% कर रहे हो, तो उसको एक बार स्थगित की जाए। तो ये फैसला वापस GST काउंसिल के द्वारा लिया गया था। ठीक है, हालांकि दोस्तों GST काउंसिल की जो बैठक हुई थी उसमें ये लिया गया था, 2 डिसीजन कपड़ा क्षेत्र के लिए जो रेट वगैरह थी उसको वापस डाउन किया गया था। लेकिन 1 जनवरी 2022 से सभी जो फुटवेयर क्षेत्र, जो जूते वगैरह हैं, इनके लिए 12% GST है वो लगने का जो प्रोविज़न था वो लागू होगा 1 जनवरी 2022 से। जो फुटवेयर इंडस्ट्रीज है तो उस पर कितना GST लगेगा? 12%। ये चीज़ भी याद रखना। रेडीमेड कपड़ों सहित कपास को छोड़कर, यानी जितने भी रेडीमेड कपड़े हैं, कपास वगैरह हैं, उनको छोड़कर सभी टेक्सटाइल जो प्रोडक्ट्स हैं उस पर 12% की फीसदी से GST लागू होगा। वर्तमान के अंदर क्या है दोस्तों, 1,000 रुपये से कम के जितने भी कपड़े वगैरह हैं उन पे 5% GST लगता है, जबकि 1,000 रुपये से ज़्यादा यदि आप कपड़े वगैरह खरीदते हो तो उस पर GST कितना है? 12%। ठीक है, तो ये न्यूज़ थी, आपको मैंने कवर करवाई। नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही के अंदर DRDO का स्थापना दिवस मनाया गया था। कब? 1 जनवरी को। 1 जनवरी 2022 को DRDO का 64वां स्थापना दिवस मनाया गया था, यानी इसको स्थापित किए हुए आज 64 साल हो गए DRDO। ठीक है, 1 जनवरी 2022 को इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 के अंदर DRDO की स्थापना हुई थी। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जो भारत के जो सशस्त्र सेना है, तीनों सेना है, उनको आधुनिक प्रौद्योगिकी से तैयार करने के लिए इस संगठन की स्थापना की गई थी। ये वर्तमान के अंदर रक्षा मंत्रालय के अनुसंधान एवं विकास विभाग है उसके अंतर्गत आता है। DRDO की स्थापना कब हुई थी? 1958 के अंदर। और कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? रक्षा मंत्रालय के अंदर। ठीक है, और इसके द्वारा कोविड-19 के दौरान PM केयर फंड है उसकी मदद से 850 से अधिक देश भर में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना इस संगठन के द्वारा की गई थी। और इसके द्वारा एक 2DG की नामक कोविड दवा थी, उसका विकास भी DRDO के द्वारा किया गया था। तो ये फैक्ट भी याद रखना। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका जो मोटो है, ध्येय वाक्य है, वो जरूर बताना, क्योंकि RS के अंदर पिछली बार RS प्री के अंदर
एक संगठन का, इसरो का पूछा था या शायद तक इसका DRDO को पूछा था, उनका ध्येय वाक्य पूछा गया था। तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना देख के। नेक्स्ट दोस्तों, वन लाइनर करंट के तौर पे बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी। सबसे पहले मालाबार एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं। मालाबार एक्सरसाइज की शुरुआत दोस्तों भारत और USA के बीच में 1992 के अंदर हुई थी। ये अभी इसका एक तरह से द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में 1992 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन अभी ऑस्ट्रेलिया और जापान भी इसके अंदर धीरे धीरे क्या कि शामिल हो गए थे और अभी एक बहुपक्षीय क्या कि एक्सरसाइज हो गई। इसमें लगभग अभी तक 25 संस्करण आयोजित हो चुके हैं। ये चीज़ याद रखना। विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क, मेट्रो नेटवर्क, वो संघाई शहर के अंदर है। लगभग 504 क्या कि मेट्रो स्टेशन के आसपास है संघाई के अंदर। सेकंड नंबर पे क्या एक बीजिंग शहर है, जहाँ पे विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है। और तीसरा कौन सा नेटवर्क है? नई दिल्ली। विश्व में तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क कौन सा है? तो दिल्ली। ठीक है, याद रखना। अगला दोस्तों, रायतू बंधु योजना के बारे में बात करते हैं। ये क्यों न्यूज के अंदर है? क्योंकि इस योजना से लगभग जब से ये स्टार्ट हुई 2018 के अंदर इस योजना को स्टार्ट किया गया था और लगभग 50,000 करोड़ रुपए तेलंगाना सरकार के द्वारा इस योजना के तहत किसानों को वितरित कर दिए गए हैं। तो इतनी महत्वपूर्ण योजना थी रायतू बंधु योजना। और इसी योजना के आधार पे प्रधानमंत्री PM किसान योजना है, वो इस योजना के आधार पे ही लाई गई थी, क्योंकि इस योजना की शुरुआत 2018 के अंदर हुई थी। और ये तेलंगाना सरकार की, कौन से राज्य की है? तेलंगाना राज्य की प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना है। किसानों को मुख्य रूप से डायरेक्ट 5,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से दिए जाते हैं। इसके अंतर्गत रायतू बंधु योजना किसकी है? तेलंगाना सरकार की। और ये किसान निवेश सहायता योजना है। इस योजना के अंतर्गत तेलंगाना राज्य के लगभग 58 लाख किसान हैं, उनको रबी और खरीफ की दोनों जो फसलें हैं वर्ष में 2 बार कृषि निवेश का समर्थन करने के लिए 5,000 रुपये प्रति एकड़ प्रति सीजन दिए जाते हैं। PM किसान योजना के तहत 6,000 रुपये दिए जाते हैं, वो भी 3 किस्त के अंदर। लेकिन इसके अंदर प्रति एकड़ 5,000 रुपये प्लस क्या कि प्रति सीजन, यानी जो खरीफ की फसल है, रबी की फसल है, इन दोनों फसलों के लिए किसानों को निवेश वगैरह है उसको समर्थन करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से ये डायरेक्ट रूप से ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो ये आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थी और मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी दोस्तों। धन्यवाद सभी का।